हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 1 के केमिस्ट्री में। हम लोग पार्ट 3 होगा ये मेरा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए देखिए, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट का हमने आप लोग को बताया है और सिखाया हूँ। आज हम लोग द्रव के हिमांक से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। द्रव के सामान्य गुण के बारे में हम लोग ने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स जान लिए थे। आज हम लोग यहाँ द्रव के हिमांक से चलेंगे, उसके बाद क्वथन और क्वथनांक सबकी, यानी कि सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो देखिए द्रव का हिमांक क्या होता है। तो जिस ताप पे कोई द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो द्रव का हिमांक कहते हैं। आपके लिखा गया है वही, जो जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। आप लोग सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी पे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक पकड़ बन जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, जो कि फिर आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिससे केमिस्ट्री ना के बराबर में समझ में आता है। आप लोग फिजिक्स समझ जाइएगा, लेकिन केमिस्ट्री समझना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसको सारे पॉइंटों को आप लोग को अपने माइंड में सेट करना होता है और उसे समझना होता है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन वाले फॉर्मूले सब ज़्यादा होते हैं। अब अभी आप लोग को ये पार्ट 1 जिसमें कि हम लोग पदार्थ के परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद तत्व यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी सारे चैप्टरों को पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ कंपाउंड वाले चैप्टर भी होते हैं जिसमें कि बॉन्ड वाले होते हैं, पहले बॉन्ड, सेकेंड, दूसरा बॉन्ड, कैसे किसका रिलेशन रहता है, वो सारे को समझेंगे। लेकिन पहले आप लोग को जब ये समझे रहिएगा तब वहाँ पे भी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वथन और क्वथनांक में क्या होता है, पर इसका परिभाषा क्या होता है। क्वथन और क्वथनांक यानी बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जिस ताप पे द्रव उबलना प्रारंभ करता है, यानी कि जिस ताप पे आप लोग घर पे पानी को तो उबालते ही होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे कि आप लोग गैस पे उबालते हैं तो आपको पता नहीं होता है जो हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना तापमान दे रहे हैं। लेकिन जब आप लोग कुछ ना कुछ ताप पे तो उबालते होंगे, तो वही ताप उसका द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वही ताप क्या कहलाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्वथन या उबलना कहलाता है। फिर से समझिए मेरे प्यास, तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाता है। पीछे के पार्ट्स में हमने वाष्पन के, यानी वाष्पन क्या होते हैं, उसके क्या क्या कारक है, किस प्रकार वाष्पन प्रभावित होते हैं, वो सारे के बारे में सीख लिए हैं। नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब मार्कर निकालेगा उससे। वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए वाष्पन क्या होता है। वाष्पन यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया, यह क्या है, तो एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सभी तापों पे होती है। यह क्या होती है, तो सभी ताप पे होती है। लेकिन अगर हम लोग क्वथन का बात करें तो यह एक निश्चित ताप पर ही होता है। आप लोग देख सकते हैं जिस ताप पे द्रव उबलना प्रारंभ करता है तो इसका तो कुछ ना कुछ निश्चित ताप होगा। आप मान लीजिए कम ताप देंगे तो द्रव उबलेगा नहीं, उबलेगा। इसलिए इसका कुछ ना कुछ निश्चित ताप होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। देखिए अब वाष्पन में दूसरा पॉइंट क्या है, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है। वाष्पन यानी पानी जो कभी भी वाष्पित होता है तो यह द्रव के ऊपरी सतह पे होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्वथन में तो यह संपूर्ण द्रव में होता है। तो कभी ऐसा होता है जो द्रव का ऊपर वाला भाग खोलते रहे और अंदर वाला भाग नहीं खोलता रहा है, नहीं। यानी कि द्रव के सारे यानी कि संपूर्ण भाग क्या होता है, तो वो खोलता रहता है, उबलता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें ठंडक उत्पन्न होता है। जब आप लोग पेट्रोल को हाथ में लेंगे ना, तो पेट्रोल उड़ जाने के बाद आपका हाथ ठंडापन लगेगा। ये कैसे होता है, ये वाष्पन की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। ये वाष्पन की ही प्रक्रिया के कारण से ये आप लोग जब पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, तो वो पेट्रोल और डीजल उड़ जाने के बाद आपको हाथ में ठंडापन लगता है। ये कैसे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वाष्पन की प्रक्रिया से होता है। लेकिन इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप लोग उबले हुए पानी को छुइएगा तो आप लोग पाक, यानी कि आपका हाथ गर्म हो जाएगा और पाक भी सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से गैस के सामान्य गुण के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये आप लोग को बाद में बताएंगे, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को समझना है। अब गैसों के सामान्य गुण के बारे में हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गैस में ना तो आकृति होती है और ना ही आयतन होता है, ठीक है। गैसों की आकृति और आयतन अनिश्चित होती है, यानी कि नहीं होता है। वही लिखा गया है, गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई आयतन। ठोस और द्रव की तुलना में गैस के घनत्व जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न, यानी कि बहुत कम होते हैं। जितना ठोस का होगा उससे कम द्रव का होगा और उस सबसे कम गैस का होगा, यानी कि ठोस और द्रव दोनों से कम होगा। अब तीसरे में पॉइंट को देखिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। वायुमंडल किसी भी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का जो द्रव्यनांक होगा और क्वथनांक होगा वो कमरे के ताप से क्या होंगे, तो कम होंगे। अब गैस क्या होते हैं, तो संपीडीय होते हैं। मैंने आप लोग को बताया था, ठोस और संपीडीय होते हैं, द्रव और संपीडीय होते हैं। लेकिन गैस का बात करें तो गैस क्या होते हैं, संपीडीय होते हैं। और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सारे प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग को समस्या आएगी और आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। अब देखिए गैस को ठंडा करने पर गैस का
क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। जब आप लोग गैस को ठंडा करेंगे ना तो ये प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैस में अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है। गैस में अंतराणविक स्थान क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वो बहुत हटे हटे होते हैं, और आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। गैसों के अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। अब आकर्षण बल क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही पार्ट 1 में इसका डिफिनेशन लिखा दिया था, वहाँ पे समझा दिया था, तो आशा है आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग गैस के विसरण को समझेंगे। गैस का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वही क्या होता है, तो गैस का विसरण कहलाता है। घनत्व में क्या होता है, अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो गैसों का विसरण कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बिल्कुल ही आप लोग को ये पढ़ लेने के बाद आप लोग को बुक भी पढ़ना है। अगर आपको पता होगा, जो भारती भवन के बुक से मैं आप लोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ, आप लोग भारती भवन के बुक को भी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। गैसों का संघनन। अब गैसों का संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, यानी पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव अवस्था में परिवर्तन। गैस के रूप का जो द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग गैस का संघनन कहते हैं। जैसे कि जलवाष्प रहता है, वाष्पन के जलवाष्प को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको ठंडा कर लेंगे तो वो गैस के रूप में द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ना, और जलवाष्प एक प्रकार का गैस का रूप होता है, तो वही क्या हो गया, तो गैस का संघनन हो गया। अब हम लोग क्रिटिकल ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप को समझेंगे। क्रांतिक ताप क्या होता है, नहीं होता है। देखिए सारे पॉइंट को लिखना होता है, समझना होता है, तभी आप लोग अपने पकड़ बना पाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, यानी कि जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना ही अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए, इस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग गैस के दाब के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। पहले आप लोग इसको इतना से यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है, जैसे बताते हैं वैसे ही लिखना है। अब देखिए गैस का दाब क्या होता है, तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। आरोपित बल का दाब जो होता है वो क्या होता है, गैस का दाब। अब गुब्बारे में आप लोग जब वायु भरते होंगे तो वो क्या करता है, तो चारों आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग हाथ से दबाते हैं तो वो नहीं फूटता, लेकिन अगर आप लोग एक मान लीजिए आप सुई एक जरा सा चुभे दे गुब्बारा के अंदर तो वो फूट जाता है। क्यों फूट जाता है, क्योंकि वो पृष्ठ क्षेत्रफल पे वो गैस क्या करता है, अपना दाब लगाता है, और दाब लगाने की वजह से जब आप लोग उसमें सुई या कील को चुभेते हैं तो वो फट जाता है। तो आशा है यहाँ गैस के दाब, प्रेशर ऑफ गैस समझ में आ गया होगा। अब देखिए वायु का दाब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, दाब का इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे जो कैसे द्रव अवस्था ठोस रूप में बदलता है, ठोस कैसे गैस में बदलता है, फिर गैस कैसे ठोस में बदलता है, ठोस से द्रव में आता है, उसके बारे में सीखेंगे। और आशा है जो अभी जो मैंने आप लोग को बताया आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप लोग लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत सारे के मोबाइल में पड़ा रहता है, आप लोग लिखते नहीं है उसको, वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको याद कीजिए। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही।